हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इससे पहले इसका लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है, आज ये लेक्चर 2 है। आइए इसमें समझते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग समझे थे ना कि दही कैसे जमता है, दही कैसे जमता है, दूध से दही कैसे बनता है। तो पता चला था कि दही में जो अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें की जो है लेक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु बहुत ही क्या है, प्रमुख है। लेक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु बहुत ही क्या है, प्रमुख है। और इसी जीवाणु के कारण क्या होता है, दूध से दही बनता है, ठीक ना। अब आप लोग इसमें समझेंगे कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग यानी कि बाजार सब में जो है, ठीक ना, उपयोग व्यापार में, बिजनेस में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है। तो बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। शराब जो होता है ना, यानी कि दारू शब्द बनता है, शराब शब्द बनता है, उसमें किसका उपयोग करते हैं, उसमें भी सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया किण्वन कहलाती है। पूछा किण्वन किसको कहते हैं, तो चीनी जब अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, चीनी किसमें परिवर्तित हो जाता है, अल्कोहल में, तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, यह प्रोसेस किण्वन कहलाता है। लिखो यहाँ किण्वन। और शराब में भी क्या पाया जाता है, अल्कोहल। शराब में क्या पाया जाता है, अल्कोहल पाया जाता है। देखेंगे यहाँ पे किण्वन। किण्वन किसे कहते हैं, ठीक ना, किण्वन किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन लिखना है। किण्वन किसे कहते हैं, इसका चीनी के अल्कोहल में, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। यानी चीनी जो है अल्कोहल में जब बदल जाता है, यह प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया किण्वन कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। और किण्वन को हम लोग इंग्लिश में जो है फॉर्मेटेशन भी कहते हैं, फॉर्मेटेशन, ठीक ना, किण्वन या फिर फॉर्मेटेशन। पूछेगा कि किण्वन की खोज किसने की थी, ठीक ना, एरो मार के लिखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। किण्वन की खोज किसने की थी, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लुई पास्चर। क्या नाम है, लुई पास्चर। लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने किण्वन की खोज की थी। एरो मार के लिखो यहाँ पे, लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में की थी। पूछेगा कि किण्वन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, लुई पास्चर ने। किसने की थी, लुई पास्चर ने। कब की थी, 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। अगला हेडिंग है सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग, ठीक ना। दवाई सब जो बनता है, औषधि जो बनता है, उस दवाई में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है, ठीक ना। दवाई बनने में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है। तो जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं, ठीक ना। तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, वो क्या देते हैं, इंजेक्शन, मतलब कि सुई देते हैं, या क्या करते हैं, कोई एंटीबायोटिक टेबलेट देते हैं ना, या फिर कोई और अदर टेबलेट देते हैं, पेनिसिलिन का सुई देते हैं।
इन औषधियों का सोर्स सूक्ष्म जीव है। ये जो औषधि जो बने, जो दवाई बने, उसका सोर्स जो है, स्रोत, वो क्या है? सूक्ष्म जीव है। दवाई में भी सूक्ष्म जीव मिलाया जाता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। जो सूक्ष्म जीव बीमारी पैदा करते हैं, ठीक ना, उसको क्या करता है? दवाई द्वारा रोका जाता है। दवाई में भी सूक्ष्म जीव ही मिलाया जाता है। इस चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। कुछ सूक्ष्म जीव दोस्त है, कुछ क्या है? दुश्मन है। बीमारी को फैलाने में भी कौन सहायक है? सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव के कारण ये बीमारी फैलता है और हम लोग क्या पड़ते हैं? बीमार पड़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बीमारी को दूर करने में भी कौन सहायता करता है? सूक्ष्म जीव। दवाई में भी सूक्ष्म जीव ही मिलाया जाता है। इस प्रकार के औषधि को हम लोग जो है ना, हिंदी में प्रतिजैविक और इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। ना आगे इसमें दिया गया है, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने ही जब 1929 में क्या किया था? जीवाणु से बचाव के लिए कुछ खोज कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे, ठीक ना। एक वो तस्करी था जिसको प्रयोग कर रहे थे। अचानक जो है वो प्रयोग कर ही रहे थे, कुछ और चीज़ प्रयोग कर रहे थे। अचानक उसको जो ना, उस पर जो है हरा रंग का फफूंदी दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? हरे रंग का फफूंद दिखाई दिया, ठीक ना। जब हरे रंग का उसका फफूंद जब दिखाई दिया, उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो पता चला यह फफूंद जो है ये क्या करता है? जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, जीवाणु को बढ़ने नहीं देता है। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, ठीक ना। बहुत सारे जीवाणु किससे मारे जाते हैं? फफूंद द्वारा मारे जाते हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पूछेगा पेनिसिलिन किससे बनाई गई है? फफूंद से बनाई गई। फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई है। लगा दिया वैक्सीन। वैक्सीन को हिंदी में हम लोग टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। अक्सर देखो छोटे बच्चे को जो है ना वैक्सीन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। जिसके हम लोग कोरोना का टीका लगाया जाता है। टीका बोलो या वैक्सीन बोलो, हिंदी में टीका कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, ठीक ना। जब भी कोई जीवाणु, विषाणु, ठीक ना, कोई भी जो है सूक्ष्म जीव हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर उससे लड़ता है। क्या करता है? लड़ता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है उससे किस प्रकार लड़ा जाए, ठीक ना। हमारे बॉडी को अच्छे से पता है कि यदि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में फिर से आएगा, फिर से प्रवेश करेगा तो उससे कैसे लड़ना है। मान लो एक बार प्रवेश किया, हम लोग बच गए, फिर यदि आएगा तो कैसे लड़ना है, हमारे बॉडी जो अच्छी तरह से जानता है। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिका उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिव्यक्ति उत्पन्न करके रोग नायक को नष्ट करता है ना। यदि मरा हुआ सूक्ष्म जीव यदि हमारे शरीर में प्रवेश करता है, शरीर उस प्रकार लड़ता है। यदि जिंदा सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, शरीर उस प्रकार लड़ता है। कि जिस भी प्रकार के सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं, शरीर उस प्रकार क्या करता है? उससे लड़ते रहता है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए रक्षा करती है, ना। ये प्रतिरक्षी जो है हमारे बॉडी में हमेशा बना रहता है। जब भी कोई सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, ठीक ना, हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हमारा क्या करता है? शरीर उससे लड़ता है, ठीक ना, और हमारी प्रतिरक्षा करता है। इस प्रकार टीका ने वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। एक वैज्ञानिक का नाम दिया एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। अभी चेचक का जो बीमारी होता है, चेचक की बीमारी में जो हम लोग वैक्सीन जो लेते हैं, उस वैक्सीन का खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर। वैज्ञानिक का नाम एडवर्ड जेनर। कब किया था? 1798 ईस्वी में। ये लिखेंगे, ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए बनेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट लिखो यहाँ पे, स्टार देखिए। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए, अलामत कीजिए, चेचक के लिए 1798 में
1798 में चेचक के टीके, चेचक के वैक्सीन को हिंदी में क्या कहते हैं लोग? टीका। टीका। चेचक के वैक्सीन की खोज की थी। जब करा हल्ला मत करो फिर, ठीक ना। तो पूछेगा कि चेचक के वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने, ठीक ना। ये वैज्ञानिक का नाम है। कब की थी? 1798 ईस्वी में, ठीक है। कब क्या? 1798 ईस्वी में। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा के लिए टीके दिए गए होंगे, ठीक ना। कहता है कि आपके जब बचपन में होंगे, आपको भी बचपन में जो है, आपको भी बचपन में, ठीक ना, तो अनेक बीमारी से रक्षा के लिए, मदद के लिए ना टीका यानी वैक्सीन दिया गया होगा। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं ना? बचपन में आपको कौन कौन सा बीमारी हुआ था, क्या कुछ याद है? यदि याद है तो इसका एक लिस्ट बनाओ। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है, ठीक ना। बचपन में जो रोग होता है सबको इसकी सुरक्षा से आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। अभी भी जब तुम लोग देखता होगा, ठीक ना, कि जिसके पास छोटे बच्चे जो शिशु हैं, वो प्रत्येक महीना, 2 महीना, 6 महीने में अपने बच्चे को जो ना वैक्सीन लगवाने, टीका लगवाने बगल के हॉस्पिटल में, अस्पताल में लेकर जाती है, ठीक ना। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए अलग टीका लगता है ना। पोलियो का दवाई आता है, पोलियो का टीका वगैरह आता है। उसके बाद जो है अलग अलग बीमारी के लिए जब उसको महीने 2 महीने ना सरकारी अस्पताल में फ्री में टीका दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। अगला है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, ठीक ना। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता बनाते हैं, जिससे फसल हमारा क्या होता है? अच्छा होता है। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है, ठीक ना। कुछ जीवाणु हैं, कुछ शैवाल हैं। शैवाल कौन सा? हरे नीले रंग का शैवाल। वो क्या करते हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में संवर्धन करते हैं, ठीक ना, और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अगला दिया पर्यावरण का शुद्धिकरण, ठीक ना। किस प्रकार सूक्ष्म जीव जो ना पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं, किस प्रकार सूक्ष्म जीव पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, तो इसे समझेंगे हम लोग। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बुझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्ती एवं फल सब्जियों कचरा एकत्र करके उससे निपटान के लिए बनाए गए गड्ढों में डाला, ठीक ना। जब विद्यालय में कुछ बच्चे देखे, ठीक ना, विद्यालय में कुछ बच्चे क्या देखे कि वहाँ के माली क्या करते हैं, जहाँ तहाँ जो है कचरा को नहीं फेंकते हैं, बल्कि सभी जगह कचरा को उठाकर, फल का छिलका, सब्जी का छिलका और सब कचरा उठा कहाँ डालते हैं? एक कूड़ादान में डालते हैं। यदि कूड़ादान नहीं है तो कहाँ डालते हैं? एक गड्ढे में डालते हैं ना। गड्ढा खोद देते हैं, उसमें डाल देते हैं। जब गड्ढा भर देता है उसको फिर क्या करते हैं? ढक देते हैं, फिर दूसरा गड्ढा खोदते हैं। तो कुछ बच्चे भी घर जाके सब चीज़ सीखे और वो ऐसे करने लगे। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। गड्ढा में जब हम लोग कूड़ा कचरा जो जमा करते गए, ठीक ना, छिलका, ठीक ना, उसके कागज और सब जो है जुट्ठा वगैरह जो जमा करते गए, वो कुछ दिनों के बाद क्या बन गया? खाद बन गया। क्या बन गया? खाद बन गया। अब दिया है हानिकारक सूक्ष्म जीव। अभी तक जितना पढ़े सब क्या पढ़े? लाभदायक बने वो सूक्ष्म जीव जो हमारे दोस्त है, जो हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब पढ़ेंगे हानिकारक, जो हमारे लिए हानि पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक भी हैं, ठीक ना। अगर लाभदायक हैं तो वो क्या हैं? हानिकारक भी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधा में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो पौधा में, मनुष्य में, ठीक ना, जानवर में क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? बीमारी फैलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं, ना। जो सूक्ष्म जीव जो है बीमारी फैलाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? रोगाणु कहते हैं। ये हम लोग पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या है रोगाणु, ठीक ना। रोगाणु किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य कोमा जंतुओं, मनुष्य जंतुओं एवं पौधों में
पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। नहीं, सब सूक्ष्म जीव ऐसा नहीं करते ना, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसा करते हैं जो कि मनुष्य, पौधे, जीव जंतु सब में क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। और रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगाणु कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को, अल्लाह मत कीजिए, ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु, ठीक ना, रोगाणु या फिर इसी को हम लोग रोग जनक भी कहते हैं। रोगाणु या रोग जनक कहते हैं, ठीक ना। या तो रोगाणु कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, रोग जनक कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव रोग को फैलाते हैं उसको रोगाणु या फिर रोग जनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़ा और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, ठीक ना। ये भोजन में फैल जाता है और भोजन हम लोग खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। हमारे कपड़े में लग जाते हैं, कपड़ा पहनते हैं तो बीमार पड़ते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी में, हमारे चमड़े से क्या होता है, वो चिपक जाता है, ठीक ना। इस प्रकार हम लोग क्या पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं। अगला हेडिंग है मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, ठीक ना। मनुष्य में कौन कौन सा सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, रोग को फैलाते हैं, ठीक ना, रोग को फैलाते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक ना, हवा में बहुत सारे जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं ना। हम लोग जो सांस लेते हैं उस सांस के माध्यम से हमारे अंदर क्या होता है, वो सूक्ष्म जीव चला जाता है। जब हम लोग पानी भरते हैं, हवा से उड़ के वो पानी में जाता है, पानी पीते हैं तब भी हमारे पेट में जाता है। हम लोग जब भोजन खाते हैं, भोजन से खुले पे खाते हैं ना, वो सूक्ष्म जीव भोजन में भी पड़ता है और भोजन के माध्यम से हमारे पेट में अंदर में चला जाता है, हमारे अंदर वो चला जाता है। आगे समझेंगे इसमें, ठीक ना। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संरक्षण हो सकता है, ठीक ना। ये तो ऐसे हुआ जब हम लोग की हवा से, पानी से, भोजन से गया। अगर कोई व्यक्ति मान लो संक्रमित है, मतलब किसी कोई बीमारी है, यदि हम लोग उसके संपर्क में आ गए, ठीक ना, उसके संपर्क में आ गए, उससे हाथ मिलाए, गला मिलाए, दोस्ती किए, ठीक ना, उसके संग में बैठ के खाना पीना खाए, दोनों संग में हर जगह रहे, तो उस प्रकार ये बीमारी हमारे अंदर फैल सकता है, ठीक ना। संक्रमित से बीमारी फैल सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग को एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं ना। वो जिसे जिसको बीमारी है वो छींकेगा ना, खांसी करेगा, उसके बगल में हम बैठे हैं, वो छींका, इस हवा मिल गया, वो हवा को हम लोग क्या किए, सांस लिए, हमारे अंदर चल जाता है। उसके संग में हम लोग खाए तब चल जाता है, संग में पानी पिए तब हमारे अंदर भी आ जाता है, ठीक है ना। तो फैलते इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है, जैसे हैजा, ठीक ना, हैजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, क्षय रोग हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। ये सब क्या है, ये सब जो है ना किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पर, यदि किसी को हैजा है, हम लोग यदि उससे लगातार यदि उसके संपर्क में है तो हमको भी क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। किसी को यदि चिकन पॉक्स है, हम लोग उसके संपर्क में है तो हमको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। चिकन पॉक्स में होता है फुंसी वगैरह होता है, दिनाई नाम का कोई बीमारी वगैरह होता है ना, कहा जिसको तो चिकन पॉक्स होता है, कहा जाता है कि उसके संपर्क में मत रहो, कहता है ना, उससे हट के तुमको भी हो जाएगा। ये वही सब बीमारी है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है ना, तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस यानी भी वायु में आ जाते हैं, जो बताए। तो छींकता है तो उसके मुंह से हजारों लाखों क्या निकलते हैं, वायरस निकलते हैं, जो पूरे वातावरण में छा जाते हैं। हम लोग उसके बगल में रहते हैं, यह वायरस सांस के साथ ली जाती है और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हम लोग उसके बगल में रहते हैं, सांस लेते हैं, हमारे बॉडी में चला जाता है। इसलिए जो है हमें छींकते समय अपने नाक एवं मुंह पर रुमाल रखना चाहिए, ठीक ना, तब छींकना चाहिए। जिसको बार बार छींक आता है वो हमेशा रुमाल लेके रहो, नाक पे क्या ऐसे क्या करो, रुमाल रखो तब छींको। अगर रुमाल नहीं रखना है, जैसे दोनों हाथ रखो, ठीक ना, तब छींको। खुलेआम यूं मत छींको। खुलेआम छींकने से क्या होता है, हमारा बीमारी पूरा वातावरण में फैल जाता है, दूसरे व्यक्ति भी बीमार पड़ते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। जैसे घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। घरेलू मक्खी क्या करते हैं, रोग वाहक का कार्य करते हैं। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। कूड़ा, करकट, गंदा, अच्छा, हर जगह मक्खी बैठती है ना, ठीक ना। बाथरूम में भी बैठता है, किचन में बैठता है, कूड़ा करकट में, साफ सुथरा में, हर जगह मक्खी बैठता है। जब मक्खी बिना ढके भोजन में बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। अब मतलब वही मक्खी जो है बाथरूम में भी बैठा था, ठीक ना,
वहाँ से उसके पैर में जो बैठा था, पैर में पंख में पूरा पूरा गंदगी पूरा लेके आया। अब वही मक्खी मारी तो खुला भोजन में बैठ गया, वहाँ पे वो चीज़ क्या किया, छोड़ दिया ना। अब उस भोजन को हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे। इसलिए भोजन को हमेशा ढक के रखना चाहिए और खाते टाइम जब मक्खी वगैरह आसपास नहीं आना चाहिए, उसको पंखा से हाथ से हमेशा हटाते रहना चाहिए, ठीक ना। और सेम यही काम मच्छर भी करते हैं, ठीक ना। यही काम कौन करते हैं, मच्छर भी। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं, जल में। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना चाहिए, मतलब पानी जहाँ रुकता है ना, पानी को बहाना चाहिए। तो वर्षा का पानी हो, नाला का पानी हो, कोई पानी हो, पानी को कहीं जमा नहीं रहने देना चाहिए। पानी को क्या करना चाहिए, बहा देना चाहिए, क्योंकि पानी में क्या फैलते हैं, मच्छर फैलते हैं, ठीक ना। और भी बहुत सारे जो है छोटे छोटे जीव जंतु पानी में फैलते हैं। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि मच्छर उसमें पैदा ना हो सके। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें क्या करें तो मच्छर वगैरह नहीं फैले। अब देखो यार, कुछ बीमारी का नाम दिया जो किससे फैलता है। जैसे क्षय रोग किससे होता है, जीवाणु से। खसरा किससे होता है, वायरस से। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से। पोलियो किससे होता है, वायरस से, ठीक ना। इसका रोकेंगे इसको कैसे, तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना है। जो व्यक्ति इससे बीमार है, जिस व्यक्ति को ये सब बीमारी क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो ये सब हुआ है, उसको दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाने देना। उससे क्या रखना है, अलग रखना है। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना है, जिसमें वो खाना पीना खाता है, पानी वगैरह पीता है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, उसको अलग रखेगा। उसका हैजा फैलता है जीवाणु से। टाइफाइड भी किससे फैलता है, जीवाणु से। इसका क्या उपाय है, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना है। जो व्यक्ति इसका बीमार पड़े, ठीक ना, वो हमेशा साफ पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे, साफ सफाई पे ध्यान देंगे, गंदगी को दूर भगाएंगे, भली भांति पके हुए भोजन खाएंगे, कच्चा भोजन नहीं खाएंगे। उसके बाद जो उस बीमारी का जो टीका है, जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन को भी लेंगे। हेपेटाइटिस ये फैलता है वायरस से। किससे फैलता है, वायरस से। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है, उबले हुए पेयजल का प्रयोग कीजिए। गर्म पानी पीना है, उसके बाद वैक्सीन वगैरह लेना है। अगला मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से। किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ नाम का सूक्ष्म जीव है और ये किसमें पाया जाता है, मच्छर में पाया जाता है। मच्छर में प्रोटोजोआ नाम का सूक्ष्म जीव पाया जाता है। इसी के माध्यम से क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। इसका रोकथाम कैसे करेंगे, मच्छरदानियों का प्रयोग करें। मच्छर भगाने वाले रासायनिक प्रयोग, बहुत सारे अगरबत्ती में 100 वगैरह आता है ना, उसका प्रयोग करना है। कीटनाशक का छिड़काव करना है। एक दवा जो छिड़काव किया जाता है, क्या जाता है ना, उससे मच्छर वगैरह नहीं लगते हैं, उसका प्रयोग करना है। उसके बाद मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को कहीं भी जमा नहीं रखना, ठीक ना। तो मच्छर किस फैलते हैं, जल में फैलते हैं, ठीक है, जमा जल में, गंदे पानी सब में, ठीक ना। तो जहाँ भी जमा जल, साफ पानी में भी मच्छर होते हैं, जमा रहा तो कहीं पर भी पानी को जमा नहीं रहने देना है, ठीक ना। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। केवल मनुष्य या पौधे में भी रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, इसके अलावा और भी जो दूसरे जीव जंतु, पशु पक्षी, ठीक ना, जो भी होते हैं, उनमें भी क्या होता है, तो उसका स्थानांतरण होता है। अब जब पौधों में रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कुछ में उत्पन्न करते हैं रोग, पेड़ पौधा में। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक बनते हैं। इसलिए देखा हुआ तुम लोग, ना, कभी कभी होता क्या है ना, गेहूं का दाना मोटा मोटा नहीं होता बल्कि कैसा होता है, खोखला होता है, ना। उसके अंदर जो क्या होता है, मतलब दाना है, दाना में क्या होता है, वो पूरा खोखला होता है, अंदर खाली रहता है ना। कहता है कि इसमें से घून लग गया वगैरह, ऐसे आदमी बोल जब कहता है ना, घून लग गया, या कुछ कहता है ये हो गया, वो हो गया, सुंडा लग गया है, ठीक ना। उसमें क्या होता है, उसमें समझो जीवाणु, वही सूक्ष्म जीव वगैरह क्या हो गया, लग गया, उसकी दाना को खराब कर दिए हैं। चावल में भी होता है, आलू भी अंदर से सड़ जाता है, गन्ना भी ऐसा होता है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पे नींबू कैंकर, ये जीवाणु से होता है, ठीक ना। गेहूं का रस्ट, ये कवक से होता है। भिंडी की पीत, ये वायरस से होता है। जैसे यहाँ पे खाद्य विषाक्तन, ठीक ना। घर में तो घर आने पर
तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। यदि हम लोग यदि प्रदूषित भोजन खाते हैं, यदि जो बासी भोजन खाते हैं, यदि बहुत ऐसे खुला हुआ भोजन खाते हैं, तो हमें क्या हो जाता है, खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं ना। हमारे भोजन में जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, अगर लंबे समय तक भोजन खुला छोड़ दिया जाए, उसको नहीं खाया जाए, तो उसमें क्या होता है, विषैला पदार्थ की विष के समान, जहर के समान पदार्थ को क्या करते हैं, उसमें उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बनाता है, विषाक्त मतलब कि विष युक्त या जहर युक्त बनाता है, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर बीमार पड़ जाता है ना, अथवा कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यह आवश्यक है कि भोजन को संदूषित होने से बचाएं और भोजन प्रदूषित नहीं हो, इसलिए बासी भोजन नहीं खाना है, खुला भोजन नहीं खाना है, बहुत देर का जमा भोजन नहीं खाना, हमेशा ताज़ा और फ्रेश भोजन खाना है। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। सूक्ष्म जीव ना फैले, इसको रोकने के लिए हम लोग नमक और खाद्य तेल का उपयोग करते हैं। इन्हें परिरक्षक भी कहते हैं। नमक और खाद्य तेल को क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। हम नमक या खाद्य तेल अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में भी करते हैं। अचार जो बनाते हैं उसमें क्या डालते हैं, नमक डालते हैं ना, और क्या डालते हैं, तेल डालते हैं। अचार में देखो सबसे अधिक मात्रा में आदमी कोई डालता है वो तेल डालता है ना। अगर मतलब इतना बड़ा शीशा है ना, आधा शीशा क्या रहता है, तेल ही रहता है। इससे होता है क्या, इससे सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं होता। तेल क्या करता है, तेल और नमक सूक्ष्म जीव को रोकता है। अगर समझो अचार में जो ना तेल या नहीं दिया जाए या सूक्ष्म जीव नहीं दिया जाए, ना कहीं कहीं गाँव घर में देखा होगा तुम लोग, या फिर अपने यहाँ भी देखा होगा, यदि अचार में जो ना तेल नहीं होता ना, अचार सूख जाता है, हड्डी जैसा बन जाता है ना, और वो खाने में बहुत अजीब लगता है ना। आदमी कहता है, बोलता है कि भाषा कहता है कि इसमें खोपड़ी लग गया है, कहता है ना, क्या लग गया है, खोपड़ी लग गया, और ये क्या हो गया है, खराब हो गया, ये खाने लगे, नहीं इसको फेंक दो, फिर से बनाएंगे। इसलिए जो अचार में खोपड़ी नहीं लगे, फफूंदी वगैरह नहीं लगे, वो खराब नहीं हो, सूक्ष्म जीव ना फैले, इसलिए आदमी फिर क्या डालता है, तेल डालता है। तेल क्या करता है, सूक्ष्म जीव को फैलने से रोकता है, नमक भी रोकता है। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। मांस और मछली में भी किसका प्रयोग किया जाता है, नमक का। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। सूखा नमक से क्या करते हैं, ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली, इन सभी में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली, इन सब में क्या किसका प्रयोग करते हैं, चीनी का। चीनी का प्रयोग खाद्य पदार्थ में, हम लोग जो खाते हैं खाद्य पदार्थ में भी चीनी का उपयोग करते हैं ना, जो संदूषित करने वाले जीवाणुओं को रोकता है ना। चीनी भी क्या करता है, जीवाणु फैलने से रोकता है। तेल एवं सिरका का प्रयोग अचार को संदूषित से बचाने के लिए, अचार को प्रदूषित होने से, खराब होने से बचाने के लिए तेल का प्रयोग करते हैं, सिरका का प्रयोग करते हैं। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परिरक्षण भी तेल द्वारा ही करते हैं। अगला, गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। हमारी माँ क्या करती है, दूध को गर्म करके रखती है, ठीक है ना। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। दूध में जितना भी जो है सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि दूध को खराब करते हैं, और हम लोग जो खाएंगे क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो है उबालने से गर्मी से वो क्या होता है, अंदर ही मर जाते हैं। क्या होते हैं, मर जाते हैं। इस कारण दूध को उबाला जाता है, या फिर जो है दूध को रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रख के ठंडा किया जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ये पूछ लिख लो, ठीक ना। पूछेगा कि वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं, 78% पाए जाते हैं, ठीक ना। तो हमारे वायुमंडल में हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस। सबसे अधिक कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस। कितना % है, 78%। और जो गैस हम लोग सांस में लेते हैं ऑक्सीजन गैस, वो मात्र 21% है। कितना % है, 21% बस ना। इसी के साथ ये चैप्टर जो खत्म हो गया, ठीक ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।